हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं और उनके बारे में जो भी डिटेल्स होती है वो हम लोग जानेंगे। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और देन हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसके पोस्टुलेट्स को जानेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो मेन उसका थ्योरी को जानने से पहले हम लोग बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे कि जो चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो इसमें ये जो एटम्स है ये क्या है या मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होते हैं। तो एटम्स क्या होते हैं इससे जानने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप सोचिए आपके घर जो होते हैं, आपके घरों में जहाँ पे आप लोग रहते हो, आपने देखा होगा कि वो जो घर जब बनते हैं तो वो डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स में जो मेन होता है उसमें ब्रिक्स होता है, यानी कि जो ईंट होते हैं वो सबसे मेन एलिमेंट होते हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप के आपके सीमेंट वगैरह को यूज़ करके वो पूरा एक अपार्टमेंट को खड़ा कर दिया जाता है। तो ये जो ईंट है ये छोटे छोटे ईंट मिल के, यानी कि इस तरह से छोटे छोटे जो आपके ब्रिक्स मिल के एक पूरा वॉल बनाता है और देन वो जो वॉल होता है वो क्रिएट होके पूरा एक हाउस बनाता है या फिर एक घर बनाता है। क्लियर? तो ये जो एक सिंगल एलिमेंट है, यानी कि एक जो आपका यूनिट है, इसे ही हम एटम्स बोलेंगे। यानी कि किसी भी एलिमेंट्स में इसी तरह से जो आपके हैं एटम्स जुड़ के, बहुत सारे छोटे एटम्स जुड़ के एक पूरा एलिमेंट को तैयार करता है। तो ये जो एक सिंगल जो पार्ट है उसे हम एटम्स बोलते हैं और ये एटम्स मिलके आपके मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। क्लियर? इसका एक और हम लोग एग्जाम्पल ये देख सकते हैं। आपने देखा होगा पोमोग्रेनेट, देखा होगा अनार जो होता है जो हम लोग खाते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें अनार के दाने होते हैं और वो जो अनार के दाने एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और वो मिल के पूरा जो है आपका एक पोमोग्रेनेट बनाता है। तो उसके जो एक जो बीजा होगा, जो एक आपका उसका एलिमेंट होगा, उसे ही हम एटम्स बोलेंगे और पूरा मिला के एक पोमोग्रेनेट को फॉर्म करता है। उसी तरह से हमारे एलिमेंट्स में भी वही जो सेम प्रोसेस है वो फॉलो होता है। जो एक छोटे छोटे एटम्स जो होते हैं वो मिल के एक पूरा कंपाउंड या एलिमेंट को फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे एटम्स की जब बात हो गई तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो एटम्स जो मिलके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, यानी कि छोटे छोटे एटम्स मिलके, जैसे ये अगर 2-3 एटम्स अगर मिलके एक जो चीज़ फॉर्म कर रहे हैं उसी को हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्लियर? जैसे कि आपके ईंट मिल के बना के क्या बना रहे थे, जो ब्रिक्स थे, ब्रिक्स जो थे वो बहुत सारे ब्रिक्स मिला के क्या बना रहे थे, वॉल्स बना रहे थे। उसी तरह से जो एटम्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यही होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। देन हम लोग जानेंगे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इसके कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज है जो कि साइंटिस्ट ने दिए थे। लेवोइयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सारे लॉज को बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, सबसे पहली बात, केमिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है केमिकल। केमिकल्स कॉम्बिनेशन मतलब होता है जब केमिकल्स को हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या लॉज फॉर्म होते हैं जिससे कि एक आपका रिएक्शन जो होता है वो फॉर्म होता है। हम जानते हैं कि डिफरेंट केमिकल्स जो होते हैं, अगर केमिकल 1 मिलता है केमिकल 2 से, तो वो एक नया केमिकल को फॉर्म करेगा जो कि मे बी होगा केमिकल 3। तो ये जो केमिकल आपके 2 केमिकल्स फॉर्म होकर तीसरा केमिकल बना रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं रिएक्शन। क्लियर? एक रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, 2 सब्सटेंसेस या 2 केमिकल सब्सटेंसेस मिलते हैं एक दूसरे से और नए प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं। तो यही होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जब कॉम्बाइन होते हैं केमिकल्स एक दूसरे के साथ, वो नए प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, तो कौन से लॉज जो होते हैं वहाँ एप्लीकेबल होते हैं, यही चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, जैसा वो है उसे वैसा ही रहने देना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, कोई चेंजेस नहीं करना, उसे ही हम लोग कंजर्वेशन बोलते हैं। अब कंजर्वेशन हो गया, कंजर्वेशन किसका कर रहे हैं हम लोग? मास का कर रहे हैं। मास मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का कितना वेट है, जो केजीज में हम लोग उसको नापते हैं, उसे हम लोग मास बोलते हैं। तो जो मास है उसे कंजर्व करना है, यानी उसे चेंज नहीं करना, उसे जैसा है वैसा ही रहने देना है, यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में, एक केमिकल रिएक्शन जब फॉर्म होता है तो मास जो है वो ना ही क्रिएट किया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। सपोज अगर यहाँ पे 1 kg ऑफ आपके सब्सटेंसेस है तो वो रिएक्शन के एंड में भी 1 kg ही रहेंगे, ना इसमें कोई बढ़ोतरी होगी और ना ही कोई घटा, इसमें कोई चीज घटेगा, यानी कि ना एडिशन होगा ना ही सब्सट्रैक्शन होगा, ना ही क्रिएट होगा मास और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें, अगर एक रिएक्शन है, जैसे हम जानते हैं रिएक्शन A+B गिव्स C हुआ, तो अगर ये 1 kg आप A है और 1 kg ऑफ B है तो एट द एंड 2 kgs ही होंगे, क्योंकि 1 kg 2 kg और यहाँ पे आपका 2 kgs ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे आपके अगर हमने 2 kgs लिए एक सब्सटेंस हमने और 2 kgs लिया तो ये एंड में जाके 5 kgs नहीं हो सकते हैं। क्लियर? 5 kg नहीं हो सकता या फिर 3 kgs भी नहीं हो सकता, ये दोनों मिला के 4 kgs के प्रोडक्ट ही फॉर्म होंगे। यानी मास जो है वो ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा रिएक्शन में। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन पे यहाँ पे पॉइंट्स दिया है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस को लेते हैं। तो केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके हम एटम्स को लेके ये पूरा रिएक्शन करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक रिएक्शन अगर हम लोग ले ले, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक कार्बन एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, CO2 जो आपका है एक कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, उसका आपका एक एटम है। तो ये जो है वो नंबर सेम होना चाहिए, यहाँ पे बोला जा रहा है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि ईच एलिमेंट, यानी कि कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक डिफरेंट एलिमेंट है। तो ईच एलिमेंट का जो आपका नंबर ऑफ एटम है वो सेम होगा बिफोर और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। यानी ये केमिकल रिएक्शन का बिफोर द केमिकल रिएक्शन है, ये आपका आफ्टर द केमिकल रिएक्शन है। तो बिफोर द केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं कार्बन का अमाउंट कितना है? 1 है। आफ्टर द केमिकल रिएक्शन भी ये 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। दोनों में कोई भी खास चेंजेस नहीं है, कोई भी नंबर ऑफ एटम्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स को लेके हम रिएक्शन को स्टार्ट किया था हमने, एट द एंड भी उतने ही कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका और एक मतलब है, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। यानी आपका ये अगर रिएक्टेंट साइड है और ये आपका प्रोडक्ट साइड है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट्स होंगे उनका मास जो होगा, इनका जो मास होगा, ये मास 1 और ये मास 2 अगर है तो ये जो होंगे ये दोनों इक्वल होंगे। यानी जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट A जो है या फिर एलिमेंट B होगा, ये जो इस तरफ जाएंगे प्रोडक्ट साइड में तो भी उनके मास में कोई चेंज नहीं होगा। जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया, सपोज यहाँ पे 2 ग्राम्स ऑफ कार्बन लिया गया है प्लस 3 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लिया गया है, तो एट द एंड जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो 5 ग्राम्स ऑफ CO2 होगा, क्योंकि दोनों का जो आपका मास है वो रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में दोनों में ही सेम होगा। तो यही चीज आपका बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कभी क्रिएट नहीं होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा एक केमिकल रिएक्शन में। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब जो सेकेंड लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रपोर्शन। कांस्टेंट या डेफिनाइट प्रपोर्शन का क्या मतलब है? कांस्टेंट या डेफिनाइट का मतलब होता है वो चेंज
नहीं होगा, जितना रहेगा उतना ही कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर ये 1 ग्राम है तो ये 1 ग्राम ही रहेगा, अगर ये 5 ग्राम्स है तो ये 5 ग्राम्स ही होगा। ठीक है, प्रपोर्शन का मतलब अब क्या है, वहां पे मास की बात की जा रही थी कि मास चेंज नहीं होगा, अब प्रपोर्शन की क्या बात है। प्रपोर्शन का मतलब होता है जिस रेशियो में जो आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है या मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है वो वही वाला आपका जैसा आपका प्रपोर्शन था वही प्रपोर्शन यहाँ पे भी होगा, जिसे हम लोग इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है जो आपका उसका जो लॉ है वो क्या बोलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रपोर्शन स्टेट्स दैट in a chemical substance the elements are always present in the definite proportion by mass, यानी मास के हिसाब से वो हमेशा डेफिनाइट प्रपोर्शन में ही होंगे। अब इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल देखना होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मेनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स, मेनी मतलब बहुत, जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी कंपाउंड्स हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा आपके एलिमेंट से फॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें वाटर का, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, एक है वाटर एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट, यानी कि 2 एलिमेंट से मिलके यहाँ पे एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। क्लियर, एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, 2 or more element and each compound had the same elements in the same proportion, और जो भी कंपाउंड होगा उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो एक डेफिनाइट प्रपोर्शन में होंगे। जरूरी नहीं है कि वो पानी कहीं का भी हो, उसका प्रपोर्शन सेम होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, हम लोग खाने की बात कर लेते हैं। अगर मैंने बिरयानी बनाया तो वो जो बिरयानी होगा वो क्या टेस्ट सेम होगा अगर आप उस बिरयानी को बनाएंगे? डेफिनेटली वो सेम नहीं होगा। मेरा तरीका अलग होगा बनाने के लिए, मेरा तरीका होगा कि मैं पहले उसमें चावल नहीं डालूंगी, बाद में उसमें मैं सब्जियां डालूंगी। जो भी अगर वेज बिरयानी बना रहे हैं या खीर बनाते हैं हम लोग, तो हम चावल में, मेरा प्रोसेस है कि मैं पहले चावल डालूंगी, देन मैं उसमें दूध डालूंगी। मे भी किसी का प्रोसेस होगा पहले वो दूध को खौलाएंगे और फिर उसमें चावल डालेंगे, कोई चीनी पहले डालेगा कोई बाद में डालेगा, ये सबका अलग तरीका है। सबका अलग तरीका है तो जो आपका डिश बनेगा वो भी अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि वो जो कंपाउंड है कहाँ से आता है या कौन उसे बनाता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसका जो प्रपोर्शन होगा वो बिल्कुल सेम होगा, चाहे वो कहीं का भी हो। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर की, हम अगर पानी की बात कर रहे हैं, तो अगर वो पानी कहीं से भी आया, सपोज वो ओशियन का पानी है, सी का पानी है, रिवर का पानी है, या फिर सिंपली आपका टैप वाटर है, टैप वाटर है, डिफरेंट सोर्सेज का पानी हमने बात कर लिया। ओशन का पानी हो गया, आपका रिवर का, सी का, या आपके टैप वाटर है, या कोई भी वेल का, आपका वेल का वाटर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वाटर आपका H2O ही होगा। क्लियर, ये इसका जो आपका प्रपोर्शन है वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर, यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। अब सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है, इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज इज 1:8। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है जो रेशियो उनके मास का होगा वो हमेशा 1:8 होगा। किसका? वाटर का। वाटर का जो आपका है रेशियो वो वैसा ही रहेगा, यानी कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होंगे प्लस 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन होगा। टोटल ये आपके 9 ग्राम्स ऑफ H2O प्रिपेयर होंगे। क्लियर, इनका जो आपका रेशियो है उनके मास का वो बिल्कुल सेम होगा, यानी कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मिला के ही आपका जो आपका वाटर जो प्रेजेंट बनेगा वो वाटर वैसे जाके प्रेजेंट होगा। यानी कि प्रपोर्शन जो है उनका डेफिनाइट होना चाहिए, 1:8 का रेशियो होना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया दस इफ 9 ग्राम्स ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, यानी कि 9 ग्राम ऑफ अगर हम वाटर को डिकम्पोज करते हैं यानी कि इसको तोड़ते हैं तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बनेगा प्लस 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन बनेगा। क्लियर, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिला के 9 ग्राम ऑफ आपका वाटर प्रिपेयर करेंगे। इनका डेफिनेट प्रपोर्शन होगा, रेशियो 1:8 होगा इसका। क्लियर, यही है आपका डेफिनाइट प्रपोर्शन का पूरा कॉन्सेप्ट। अब जब डेफिनाइट प्रपोर्शन या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जब बन गए, ये लॉज को अब
प्रूव करने की ज़रूरत है। ऐसे तो हम नहीं बोल सकते या साइंटिस्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ ये ऐसा होगा या ये लॉ ऐसा है, उसे प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। उसे प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स बनाए। उस पॉस्टुलेट से उन्होंने कोशिश की कि ये जो आपके लॉज थे उन्हें वो जस्टिफाई कर सके। तो उन्हीं लॉज को हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। ये वाला जो पूरा आपका थ्योरी है, डाल्टन्स ने कुछ एटॉमिक थ्योरीज दिए थे जिसमें एटम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में थे और उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स प्रपोज किए थे जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर is composed of small particles called atoms। यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे बोला जा रहा है कि सारे मैटर्स, यानी कि कोई भी मैटर, हमारे आसपास जितने भी मैटर्स है, फर्स्ट चैप्टर हमारा मैटर था, मैटर होते क्या हमने डिस्कस किया था। तो जितने भी मैटर्स है, वेदर वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई एलिमेंट हो, कोई आपका कंपाउंड हो या फिर कोई मिक्सचर हो। एलिमेंट यानी कि एक प्योर जो सब्सटेंस होता है उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। आपका जो कंपाउंड है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनाता है, और मिक्सचर जो होता है सेम आपका बहुत सारे कंपाउंड जो है वो मिक्स होके एक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है चाहे वो एक आपका मिक्सचर हो, कंपाउंड हो या फिर एलिमेंट हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनेंगे और ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें हम एटम्स बोलते हैं। क्लियर? जैसे कि अगर हम देख ले एक आपका सब्सटेंस है, जैसे कि हमने सपोज एक बात कर लेते हैं, हम लोग एक आइस का बात कर लेते हैं या फिर किसी भी टेबल का आयरन का एक टुकड़े का बात कर लेते हैं, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होगा। ये छोटे पार्टिकल्स जो होंगे इन्हें हम एटम्स बोलेंगे। क्लियर? हम भी अगर हम बात कर ले, हम भी छोटे छोटे सेल से मिलके बने हुए होते हैं। हम ह्यूमन बॉडी जो होता है वो शेल्स से मिलके बनता है, और ये जो सेल्स होते हैं इन्हें हम एटम्स बोल सकते हैं इन केमिस्ट्री, और इन्हीं को बायोलॉजी में हम लोग शेल्स बोलते हैं। क्लियर? यही चीज है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये पोस्टुलेट्स क्या है? तो सबसे पहला पोस्टुलेट है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम व्हिच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं, और यही जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन आपका होता है उसमें छोटे छोटे एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, कोई बड़ा एलिमेंट मॉलिक्यूल नहीं वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। जैसे कि हम डिस्कस करेंगे, अगर कार्बन प्लस ऑक्सीजन वाला जो रिएक्शन था, अगर इस रिएक्शन में ये एक कार्बन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, हम इन्हें एटम्स बोलते हैं। यानी कि कार्बन का एक एटम वहाँ पे आपका उस प्रोसेस में रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहा, ऑक्सीजन के दो एटम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। The second postulate says atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। ये क्या होते हैं? indivisible होते हैं, यानी कि एक जो आपका एटम है ये क्या होगा, एक बहुत ही छोटा अमाउंट, वो आपका छोटा पार्टिकल होगा, ये फर्दर जो है वो आपका डिवाइड नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट डिविजिबल। जो सबसे छोटा आपका एलिमेंट होगा वो कभी भी डिवाइड नहीं होगा, बड़ा एलिमेंट है तो ही वो डिवाइड होगा छोटे में। जैसे कि हम बात करते थे सेल्स के बारे में, सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, वैसे ही ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, एटम्स जो हैं, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ना ही क्रिएट होंगे और ना ही डिवाइड आपका डिस्ट्रॉय हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। ये था आपका सेकंड पोस्टुलेट। द थर्ड पोस्टुलेट सेज एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि एक गिवन एलिमेंट का, अगर एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसके अगर हम अलग अलग एटम्स ले ले, दिस इज एटम 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड 5, 5 डिफरेंट एटम ले लेंगे, इन पांचों का जो आपका मास होगा वो सेम होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो होगी वो आपकी सेम होगी। एक गिवन एलिमेंट के चाहे आप जितने भी एटम्स ले लीजिए, हर एटम का मास जो होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो एक दूसरे से सेम होगी, वो अलग नहीं होगी। दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट। Now the fourth postulate says atoms of different elements have different masses and chemical properties। इसी का उल्टा, अगर एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो इसका एक एटम जो होगा
इसकी प्रॉपर्टीज और मास जो है वो बिल्कुल ही अलग होगी ऑक्सीजन के एटम से। क्लियर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटम्स होगा वो दोनों एक दूसरे से प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट होंगे और मासेस में भी डिफरेंट होंगे। दोनों का मास भी अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे घर पे अगर कोई एक सामान है तो जरूरी नहीं कि वो सामान आपके घर पे भी एकदम हूबहू सेम होगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। या अगर मैंने एक डिश बनाया तो उस डिश का जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा आपने जो डिश बनाया उससे। दोनों के डिश का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग होगा। लेकिन मैंने अगर एक खीर बनाया है तो वो खीर को अगर मैं 4 बोल्स में डिवाइड कर देती हूँ तो वो चारों बोल्स के डिश जो खीर है उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि वो एक ही जगह से ही निकला है। क्लियर? This is the fourth postulate. Now the fifth postulate says atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. Atoms जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? कंबाइन होते हैं स्मॉल होल नंबर्स में, यानी कि एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। इस तरह से बोला जा रहा है। यानी अगर हम एग्जाम्पल ले तो क्या होगा? वाटर बनाने के लिए H2+O मिल के H2O बनाएंगे, स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन होके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स है, एक ऑक्सीजन एटम है, दोनों मिल के क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। ये इस तरह से आपका जो पूरा कंपाउंड है इसका बैलेंस फॉर्म होगा। यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिल के आपका क्या बना रहा है? 2 वाटर बना रहा है। हाइड्रोजन का आप अमाउंट देख लीजिए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। इस तरह के स्मॉल आपके होल नंबर्स में आपके जो एलिमेंट्स, आपके एटम्स होंगे वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे से। डिफरेंट आपके एटम्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो दोनों कंबाइन होके एक और अलग कंपाउंड फॉर्म करते हैं। दिस इज द फिफ्थ postulate. Now the sixth postulate says the relative number and kinds of atom are constant in a given compound. यानी कि एक given compound में जो relative number और kind of atoms होंगे वो same होंगे, constant होंगे। जैसे कि water आपका है तो इसमें 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है, तो ये जो है आपका सेम होगा कहीं पे भी, चाहे वो सी वाटर हो, ओशियन वाटर हो, टैप वाटर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो उसका रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम्स जो होंगे वो सेम होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर टैप वाटर है तो वो H2O है और अगर वो सी वाटर है तो वो H2O ना होकर CO2 है, ऐसा नहीं हो सकता है। जो आपके काइंड ऑफ एटम्स जो होंगे वो सेम होंगे दोनों में ही, और उनका जो वो मिल के बनाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही कॉन्स्टेंट होगा। तो यही है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स जिनके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे यूजफुल वीडियोज़ के लिए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।